हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड का 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज की जो है क्लास सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 बताऊंगी। तो देखिए 28 क्वेश्चन नंबर आप सभी को आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर जिसको कुछ भी डाउट है 28 क्वेश्चन तक तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कटिहार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भोजपुर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भागलपुर, डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है मैं आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ये जो फ्रेंड्स ये लोकल क्वेश्चन आंसर है, यानी कि ये जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई भी आप टेट, सुपर टेट, सीटेड या फिर आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपके पूछा गया है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बिहार के जो भागलपुर जिला है उसको रेशमी वस्त्रों के उत्पादक के कारण बिहार की सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला फ्रेंड्स? भागलपुर जिला, ठीक है। तो भागलपुर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो वो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है ये करेक्ट होगा, ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया कि बिहार के जो भागलपुर ज़िले है उसको रेशमी वस्त्रों के उत्पादक के कारण बिहार जो लोग हैं, बिहार के लोग, उसको बिहार की सिल्क यानी कि सिल्क सिटी के नाम से उसे जाना जाता है। क्योंकि यहाँ जो है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो बिहार के भागलपुर ज़िला है वहाँ पे रेशम की लोकप्रिय किस्म टसर रेशम का उत्पादन होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फ्रेंड्स, भारत में एक सुनिश्चित प्रताप रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरीय अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोस नदी के पूर्व प्रताप से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सासाराम तक पाई जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रताप आते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका टोस नदी का पूर्व प्रताप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बिहार नदी का चचई प्रताप, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कर्मनाशा नदी पर देवदरी प्रताप, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में एक सुनिश्चित, ठीक है, भारत में एक सुनिश्चित प्रताप रेखा जो पाई जाती है जिसकी स्थिति क्या होती है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरीय अग्रदेश के सहारे पश्चिमी में ठोस नदी के पूर्वी इलाकों पर क्या होती है, पूर्वी प्रताप से प्रारंभ होकर जो होता है पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन सा प्रताप आता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है भारत में एक सुनिश्चित प्रताप रेखा पाई जाती है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की एक सुनिश्चित रेखा जो है वो पाई जाती है जिसकी स्थिति क्या होती है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरीय अग्रदेश के सहारे पश्चिम में ठोस नदी के पूर्व प्रताप से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें निम्नलिखित आते हैं क्या क्या, जैसे ठोस नदी पर पूर्व प्रताप आता है, बिहार नदी पर चचई प्रताप आता है और कर्मनाशा नदी पर देवदरी प्रताप आता है, ठीक है। इसमें आपका जो है तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन है करेक्ट रहेगा वो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कर्मनाशा नदी पर देवदरी प्रताप आता है, टोस नदी पर जो है आपका पूर्वा प्रताप आता है और बिहार नदी पर आपका चचई प्रताप आता है, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो महानदी होती है महानदी पर केवटी प्राप्त प्रपात, धोबा नदी पर धुआं कुंड प्रपात आता है, ठीक है। दो नदियों के नाम मैंने और आपको बता दिए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आंसर करेक्ट रहेगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अरहर जो है वो किस संकर किस्म की है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अरहर की संकर किस्म है। देखिए अरहर जो है वो संकर है पर किस्म है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है ICPH8, नेक्स्ट कह रहा है बहार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ICPL 87 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरहर जो है फ्रेंड्स संकर जो है अरहर जो है वो कि अरहर की संकर जो है वह किस्म है, ठीक है।
तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आएगा ICCPH8 की, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ा सा फ्रेंड्स अटपटा है, अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए ICPH8 जो है ये अरहर की एक संकर किस्म है और इसमें जो है MS प्रभाव DT व ICPL 161 को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो अरहर की दाल होती है, अरहर जो होता है वो किस किस्म की है, ओके। समझ में आया आप सभी को? तो इसमें जो है आपका फ्रेंड्स ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब स्वतंत्र भारत हुआ था हमारा, उस समय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है न्यायाधीश JL कपूर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है न्यायाधीश VK सुंदरम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है न्यायाधीश TV वेंकटरामा अय्यर, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में फ्रेंड्स देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष की बात हो रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ जिसको जितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। कल की क्लास में देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 28 क्वेश्चन कराया था ना, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, कोई अनुपम करके था, उसने कहा था कि मतलब जो है उसको 25 क्वेश्चन प्लस जो था उसको करेक्ट था, उसको पहले से 25 क्वेश्चन आते थे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर जो है पहले से आते हैं, ओके। तो सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन का आंसर जो स्कोर है कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो 1955 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था तो आपको पता चल गया। प्रथम विधि आयोग के जो गठन हुआ था वो कब किया गया था, 1955 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सितवाड़ को नियुक्त किया गया था, ठीक है। किसको, MC सितवाड़ को जो है वो नियुक्त किया गया था। और इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो फ्रेंड्स होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ई वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान है, ठीक है। 21वें जो है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान है, ओके। कंफर्म हुआ, सभी को समझ में आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें से जो फ्रेंड्स है कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। और मैंने आपको क्या नाम बताया उनका मैंने आपको नाम बताया अटॉर्नी जनरल MC सितवाड़ को नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। तो बताइए ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि होती है उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फ्लोटिंग गार्डनिंग, सेकंड कह रहा है किचन गार्डनिंग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ट्रक गार्डनिंग, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर जो है इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 में जो है बात हो रही ग्रीन हाउस इफेक्ट की। आई होप आप सभी ने जो है पहले की क्लासों में मतलब 8th क्लास में शायद है ना, हाँ 8th क्लास में है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। 8th क्लास के बाद 9th क्लास में भी आपको अगर आपने मैथ्स बायो से अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को जो है उसमें भी दिया गया है। साइंस साइड से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भी देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया गया। यहाँ तक फ्रेंड्स जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आपको होम साइंस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, सब्जियों को उगाने की जो विधि होती है उसे वेजिटेबल फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स फार्मिंग कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है, सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है आपका ये जो ऑप्शन है ई वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया। इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस में जो सब्जियों को उगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, याद हुआ आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताइए जिसको इसको पता है। वेजिटेबल फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है कि मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, ठीक है। मृदाओं के जो कण होते हैं उनका घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2.56 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें आपका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समोच्च, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है षष्ठभुजाकार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है तो आप लोग पहले से कमेंट करके बताइए। तो देखिए मैं आपको बता जो निम्नलिखित में से इन सभी में से जो बाग लगाने की कौन सी विधि जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना उनमें बाग लगाने के लिए समोच्च विधि अपनाई जाती है। ठीक है, समोच्च विधि आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में। तो देखिए समोच्च विधि जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। समोच्च विधि होती है जो पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स समोच्च विधि इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए जो समोच्च विधि अपनाई जाती है यह विधि जो होती है क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं जो फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है वृक्षों को समोच्च पंक्तियों में लगाया जाता है। ओके, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके एक बार सभी लोग बताइए। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ ना ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट सेकंड है, सेकंड का जो है पार्ट 2 है। ओके, तो देखिए इसमें दिया गया पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 14, सेकंड ऑप्शन कह रहा 15 मात्राएं होती हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा 16 या फिर डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही पंचम सवारी ताल में। ठीक है, तो देखिए पंचम सवारी ताल जो होता है ना उसमें 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स, 15 मात्राएं होती है जो आपको किसमें देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड देखने को मिल रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स जो 15 मात्राएं होती है इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है और यह ताल जो होता है ख्याल अंक की गायिका के साथ संगत करने की ताल होती है। ओके, तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं जो 15 ताल होती है किस किस प्रकार से होती हैं, आप लोगों ने अगर स्वर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड जिसको संगीत की क्लास जिसने अटेंड किया, जिसने संगीत सब्जेक्ट लिया है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको करना होगा, कॉमन सी चीज़ें इतना जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 15 ताल कौन कौन से होते हैं। पहला होता है धी, ना, धी, धी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है धी, दूसरा ना, तीसरा क्या है धी, धी। ठीक है, धी, ना, धी, धी, कत, धी, धी, ना, धी, धी, ना, ती, क्रा, तीना, तिरकिट, तूना, कतता, धी, धी, ना, धी, धी, ना। ओके, इस प्रकार से जो होता है 15 वर्ड होते हैं। ठीक है, 15 मात्राएं होती हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती, 15 मात्राएं होती, किस प्रकार से होती मैंने आपको बता दिया। ओके, और डिटेल में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बना दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग इसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि वंदे मातरम देश गाना का रचयिता कौन है। ठीक है, वंदे मातरम का पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो वंदे मातरम देश का गाना है इसके रचयिता कौन है। तो ये तो फ्रेंड्स ये कॉमन सा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और यह गीत उनके द्वारा रचित उपन्यास जो आनंद मठ है उससे लिया गया है और इसकी रचना फ्रेंड्स कब इन्होंने की थी तो 1882 ईस्वी में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव जो है उसके गायन का समय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सायकाल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रात्रि, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रातः काल। ठीक है, एंड डी एंड ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राग भैरव जो गायन है इसका समय क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो राग भैरव होता है ना इसके गायन का समय होता है प्रातःकालीन, सुबह के टाइम जो है वो राग भैरव को गाया जाता है। और जो सुबह के टाइम कितने बजे पे अगर हम बात करें कितने बजे पे राग भैरव को गाया जाता है तो सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में
राम में जो राग होती है, राग में 7 स्वर लाते हैं, इसलिए क्या होता है, इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग में रे और धा स्वर कोमल लगाते हैं। ठीक है, तो राग भैरव आप सभी को समझ में आ गया। कब किस समय गायन किया जाता है? सुबह के टाइम। कितने बजे से कितने? सुबह 4 बजे 7 बजे तक गायन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित की आवश्यकता होगी? ठीक है, एक राज्य और एक चुनाव लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 83, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 172, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 356, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भारत में यदि एक राज्य और एक चुनाव की बात की जाए, यानी कि वन नेशन ऑफ वन इलेक्शन लागू किया जाता, तो संविधान के जो अनुच्छेद 356 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? अनुच्छेद 356 फ्रेंड्स यहाँ पे है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 356 सहित कई अनुच्छेदों में संशोधित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या होता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, ठीक है, किसको फ्रेंड्स? राष्ट्रपति जो हैं उनको, राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अतः क्या होता है, इसी प्रावधान के कारण एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है एक 356 के अलावा भी और भी अनुच्छेद है जिसमें संशोधित करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई वाला। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, 40 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है जो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विकास में जन भागीदारी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक जवाबदेही, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसके पहले मैंने आपके बारे में क्या बताया था? क्वेश्चन ने क्या पूछा था? एक राज्य एक चुनाव के बारे में। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो 356 अनुच्छेद है उसमें उसके अलावा भी कई अनुच्छेद में क्या होगा, संशोधित करना होगा। ओके, और यहाँ पे बात हो रही है कि राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसका मौलिक उद्देश्य क्या होता है? विकास एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना स्वतः ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती है। ठीक है, जबकि क्या होता है, वित्त का संग्रहण पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है। हालांकि यह जो है यह वित्त और संसाधनों को जमीनी स्तर पर हस्तांतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक से अधिक, क्योंकि क्या होता है विकास में जन भागीदारी भी होती है, राजनीतिक जवाबदेही भी होगी और लोकतंत्रात्मक, मैंने बताया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा यह आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श क्या है? ठीक है, ओलंपिक खेलों का जो आदर्श है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आरटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। ठीक है, आरटीएस, सीटीएस और फोर्टीएस। ठीक है, ये जो है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य होता है। ठीक है, यह नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह बदलता रहता है। सेकंड कह रहा है एगर अनावार्ड एंड उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या होता है? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। यह वाक्य जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के संस्थापक पियरे डे कोबोर्डिस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओलंपिक झंडे पर जो है 5 वृत्त हैं जो कि 5 महाद्वीपों को इंगित करता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ओलंपिक झंडे को किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं, तो ओलंपिक झंडा जो है फ्रेंड्स उस पर 5 वृत्त होते हैं। वृत्त यानी कि गोला होता है जो 5 महाद्वीपों को इंगित करता है। ठीक है,
तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अच्छा हाँ, मैंने ऑप्शन का आपको टिक नहीं लगाया, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। ओके, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पुलेला गोपीचंद, सेकंड कह रहा है दारा सिंह, थर्ड कह रहा है विशेष भृंगुवंशी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 42 में जो आपका करेक्ट रहेगा, अर्जुन पुरस्कार विजेता जो है वो पुलेला गोपीचंद है। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स, पुलेला गोपीचंद है। अब देखिए आप लोगों को ये तो पता होगा जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस में मिलता है। ठीक है, क्योंकि सभी का क्या होता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच जो हैं पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार जो है विजेता हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यह पुरस्कार जो है वर्ष 2000 में दिया गया था और गोपीचंद प्रकाश जो हैं ये पाडुकोण के बाद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी थे। और इन्होंने क्या किया था, चीन के चेन होंग में हराते हुए वर्ष 2001 में यह प्रतियोगिता जो है जीती थी। ठीक है, इन्होंने फ्रेंड्स कब जीती थी, तो 2001 में इन्होंने चीन के जो चेन होंग थे उनको हराते हुए जीती थी ये प्रतियोगिता। और इनको 2000 मतलब फ्रेंड्स इन्होंने ये जो पुरस्कार प्राप्त किया था 2000 ईसा पूर्व में इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दे रहा है क्वेश्चन नंबर 43। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है, कह रहा है इसमें कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मनोरंजन फ्रेंड्स 8 प्रकार के होते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मनोरंजन जो है वो आपके 10 प्रकार के होते हैं। थर्ड कह रहा है कि मनोरंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनोरंजन होता है ना, मनोरंजन का जो है कोई भी टाइप नहीं होते। ठीक है, मनोरंजन जो है इंसान किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार से कर सकता है। ठीक है, तो मनोरंजन जो है उसके टाइप नहीं होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हो गया ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मनोरंजन के कोई टाइप नहीं होते हैं। मनोरंजन जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से कैसे भी किसी का भी मनोरंजन किया जा सकता है। कोई भी अपना मनोरंजन किसी भी प्रकार कर सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है वो घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है घुटनों की शक्तियों के लिए। ठीक है, ताड़ासन फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है चक्रासन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सुखासन, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो निम्नलिखित में से इनमें से जो कोई सा भी ऐसा आसन नहीं है जिसमें जो है घुटनों की शक्तियों के लिए जो अच्छा हो। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ई। अगर आप लोगों को कोई भी आसन पता है जो घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या हुआ, जो मतलब जो डॉक्टर होते हैं घुटनों के उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो इसमें जो अगर फ्रेंड्स अगर आपको कोई आसन पता है जिससे क्या हो घुटनों की जो शक्तियाँ हो उसको अच्छे से लाया जा सके, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर है। 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा आसाम, सेकंड ऑप्शन कह रहा मणिपुर, थर्ड ऑप्शन कह रहा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको पता है आप लोग कमेंट कीजिए, जिसको पता है फटाफट से। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, कहाँ खोला गया है, जिसको पता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो मणिपुर राज्य में खोला गया था। ठीक है, मणिपुर राज्य आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मणिपुर राज्य में खोला गया था और यह जो है यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यह इसकी जो है यह इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था एवं जून
2018 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को अनुमति देने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 2018 में हुई थी और 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर जो है 45 समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है संतुलित आहार की। ठीक है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका प्रोटीन, सेकंड कह रहा है विटामिन व खनिज, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कार्बोज एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट रहेगा वो है विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, विटामिन या मिनरल। ओके, इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आ गया संतुलित आहार क्या होता है, जिससे जो है भरण पोषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वो आपका जो है भोजन पकाने से ही वगैरह से जो रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की 16 विधि क्या है? फर्स्ट कह रहा है तलना, सेकंड कह रहा है सेकना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उबालना और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की 16 विधि क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? 16 विधि की बात हो रही है। ठीक है, 16 विधि क्या होती है आप लोगों को पता है? 47 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए, भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है भोजन को उबालकर पकाने की विधि होती है। ठीक है, क्योंकि भोजन को उबालकर पकाने से उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसमें विद्यमान रहते हैं, जबकि तलने, सेकने या भुनने से क्या होता है? उसके पोषक तत्व जो होते हैं उबले भोजन की तुलना में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आज से आप लोग क्या करेंगे? खाना को क्या करेंगे? उबाल के खाएंगे। कमेंट करके बताइए उसमें क्या होगा। अगर आप लोग तल के खाते हैं, सेक के खाते हैं, तो उससे क्या होता है? भोजन के जो आपको पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भोजन है किस प्रकार से खाना है? उबाल करके खाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 48 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ठीक है, ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस क्रिया में सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वसा में पाचन में, वसा के पाचन में, सेकंड कह रहा है न्यूमिल अम्ल के पाचन में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन के पाचन में, डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना वो प्रोटीन के पाचन की क्रिया में सहायक होता है और यह जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो उस क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। ओके, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, सभी को समझ में आया? कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 49 क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विब्रियो कॉलेरा, सेकंड कह रहा है सिस्टर्मर टाइफोमस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वेरियोला वायरस एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चेचक वायरस होता है ना, तो ये तो आप सभी को पता है, ये हम लोग ने जो है हम सभी ने क्लास 8 में ही पढ़ा था। जो चेचक वायरस होता है वो किसके कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो वेरियोला वायरस है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ये विब्रियो कॉलेरा और सिस्टम टाइफोमस जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सामान्य मूंछ आ जाने पर, सेकंड कह रहा है कि टांग की हड्डी टूटने पर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रोगी के पानी में डूबने पर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेफर विधि है इसका प्रयोग कब किया जाता है? इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग बताइए कमेंट करके। जिसको पता है
शेफर विधि जो है इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो शेफर विधि होता है ना, शेफर विधि पानी में डूबने, दम घुटने, बिजली का झटका लगने आदि पर कृत्रिम सांस देने की एक विधि होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? शेफर विधि कहते हैं। शेफर विधि क्या है फ्रेंड? जिसको सांस देने के लिए करते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। शेफर विधि जो है वो पानी में डूबते हुए व्यक्ति दम घुटना, बिजली का झटका लगने पर जो है आर्टिफिशियल तरीके से सांस देने की एक विधि होती है। और इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को पेट के बल लेटा करके उसकी पीठ पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है जिससे उसके फेफड़े पर दबाव पड़े और उसके फेफड़ों में भरी हुई हवा बाहर निकल जाए, ठीक है। और इस विधि के अलावा क्या होता है? सिल्वेस्टर लाबोर्डो का रैंकिंग या इव्स विधि का प्रयोग भी कृत्रिम सांस देने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो आई होप आप सभी को शेफर विधि समझ में आ गया। शेफर विधि क्या होती है? जैसे उल्टा व्यक्ति को लेटा करके उसके ऊपर ऐसे पुश किया जाता है, ठीक है। और ये किस प्रकार के व्यक्ति के यूज किया जाता है? रोगी के पानी में डूबने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51 है। संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? ठीक है, किसमें की गई है यहाँ बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट में, और डी और ई ऑप्शन जो है वो आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? तो देखिए, जो संपोषणीय विकास होता है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, इसकी संकल्पना की जो व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने की थी। इसका मतलब हमारा साझा भविष्य जो है वो 1927 में की गई थी। इस आयोग का पूरा नाम क्या था? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग है। और वर्ष 1983 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त 21 सदस्यीय आयोग था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नॉर्वे की जो पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्मल ब्रेटलैंड ने किया था, ठीक है। और इस आयोग ने क्या किया था? पर्यावरणीय समस्याओं की भावनाओं व मानव के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा। और आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और इन्होंने जो है फ्रेंड्स पर्यावरण समस्याओं पर भी क्या किया था? काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 52 क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया। 52 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डॉल्फिन ग्रेगोरियन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कछुआ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है घड़ियाल, ठीक है। और डी और ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो सभी में आपको सेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो बताइए, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, क्या आप सभी को यह पता है कि भारत का जलीय जीव किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। और जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दिया करिए बार बार, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? आप लोगों में से पता है तो बताइए। तो देखिए, जो 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थी की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन, जिसको डॉल्फिन ग्रेगोरिका को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था, ठीक है। जिससे क्या हुआ था? 18 मई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अनुसूचित किया था। किसको? डॉल्फिन ग्रेगोरियन को, ठीक है। जिसे डॉल्फिन ग्रेगोरियन को क्या फ्रेंड? डॉल्फिन फिश भी कहा जाता है, ओके। ये क्या है? ये हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने हम लोग। आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। अगर आपका कहीं से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और इसके आगे जो क्लास है वो मैं नेक्स्ट क्लास में चलाऊँगी, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लिया करिए। और नाइट में 9 से 10 के बीच में जो रहता है मेरा स्टडी टाइम रहता है, आप लोग उसमें कमेंट मत किया करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए उस टाइम मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को भी क्लास में पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी चीज़ जो है डाउट जो है
गलत ना हो। बहुत से बच्चे डाउट सेक्शन में डाउट पूछते हैं, तो मैं उन लोग को डाउट भी बताती हूँ, कंफर्म कराती हूँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आप सभी से। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आंसर जो है वो करेक्ट था। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में।